आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। आज के प्राइम टाइम में दो विशेष खबरें हैं जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। पहले है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मोदी को बताया किम जोंग जैसा तानाशाह, प्रेस की आज़ादी छीनने वालों की लिस्ट में डाल दिया। और दूसरी है फ्रांस में भारत को झटका, करीब 20 संपत्तियों की जब्ती का आदेश। तो पहली खबर पे आते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ी एक बड़ी खबर आगे आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया के उन राष्ट्राध्यक्षों में शुमार हुआ है जो प्रेस की स्वतंत्रता के शिकारी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन RSF यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने ये रिपोर्ट जारी कर पीएम मोदी का नाम प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सूची में शामिल किया है। इस सूची को जारी करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार से पीएम मोदी ने भारत के विशाल मीडिया साम्राज्य के पूंजीपतियों के साथ मिलकर उनके बेहद विभाजनकारी और अपमानजनक भाषणों के लगातार कवरेज के माध्यम से उनकी राष्ट्रवादी लोकलुभावन विचारधारा को फैलाने में मदद की गई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है और उन्हें बधाई भी दी है। श्रीनिवास ने कहा है कि पीएम मोदी को प्रेस की आज़ादी का शिकार करने वाले वैश्विक नेताओं की लिस्ट में शामिल होने पर हार्दिक बधाई देते हैं। श्रीनिवास ने कहा है कि किम जोंग जैसे 47 राष्ट्र प्रमुखों की सूची में शामिल होने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के प्राप्त है। RSF ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शामिल 180 देशों में से भारत का स्थान 142वां रखा है। बताते हैं कि RSF दुनिया का सबसे बड़ा NGO है जिसे मीडिया की आज़ादी की रक्षा में विशेषज्ञता हासिल है। RSF मानता है कि प्रेस मानवता का वो सबसे बड़ा माध्यम है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। प्रेस की स्वतंत्रता बुनियादी मानव अधिकार है। इस सूची के जारी होने के साथ ही पीएम मोदी का नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग हलिंग और साउथ कोरिया के शासक किम जोंग के साथ ही उन 32 राष्ट्र प्रमुखों में शामिल हो गया जो मनमाने तरीके से पत्रकारों को प्रताड़ित करते हैं एवं सेंसरशिप तंत्र बनाकर मीडिया कर्मियों को मनमाने तरीके से जेल में डाल देते हैं। RSF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने प्रेस को अपनी सूचना नियंत्रण विधियों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया है। RSF ने कहा है कि मोदी का प्रमुख हथियार मीडिया समूह के मालिकों से मित्रता कर मीडिया को अपने भाषणों और सूचनाओं से भर देना है। पीएम मोदी ने एक ऐसा तंत्र विकसित किया है जिसमें दिन भर वही मीडिया में छाए रहे, उनके भाषण और उनके कार्यक्रमों का ही कवरेज होता रहे, जिससे लोग सिर्फ उन्हीं की ओर आकर्षित रहे और दूसरे के लिए कोई स्पेस बाकी न रह पाए। और इसे ही समाज में गोदी मीडिया कहा जाता है, जिस पर से अब लोगों का भरोसा लगभग खत्म होते जा रहा है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। ब्रिटेन की कंपनी केयर्स एनजी ने लंबे समय से चल रहे टैक्स विवाद में फ्रांस के 2 करोड़ यूरो लगभग 167 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की भारत की सरकारी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार हासिल कर लिया है। एक फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने सेंट्रल पेरिस में लगभग 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। केस ने कहा कि वह 1.2 अरब डॉलर के विवाद का एक सौहार्दपूर्ण समाधान चाहता है। स्कॉटलैंड के एडिनबरा स्थित तेल और गैस फर्म केयर्स एनजी का टैक्स अदायगी को लेकर भारत के साथ विवाद चल रहा है। केयर्स की भारत में चल रही एक कंपनी में 10% की हिस्सेदारी थी जिसे वो बेचने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारत के आयकर विभाग ने जब्त कर लिया। केयर इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में गया था, जिसने दिसंबर 2020 में भारत को आदेश दिया था कि कंपनी को 1.7 अरब डॉलर के हर्जाने का भुगतान किया जाए। भारत ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इसी दौरान केयर्स ने भारत सरकार की उन संपत्तियों की पहचान करनी शुरू कर दी है जिन्हें भारत सरकार के हर्जाना न देने की सूरत में वो जब्त कर सके।
इसमें एयर इंडिया की मिल्कियत वाली संपत्तियां शामिल हैं। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के वित्त मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार को किसी भी फ्रांसीसी न्यायालय से इस संबंध में कोई नोटिस, आदेश या संदेश नहीं मिला है। एक बयान में भारत के वित्त मंत्रालय ने कहा, सरकार तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और जब भी ऐसा कोई आदेश प्राप्त होगा कि हितों की रक्षा के लिए अपने वकीलों के परामर्श करके उचित कानूनी उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत के कोर्ट ऑफ अपील में दिसंबर 2020 के जुर्माना भरने के फैसले को रद्द करने के लिए सरकार पहले ही 22 मार्च 2021 को एक आवेदन दायर कर चुकी है। भारत सरकार हेग में इसे रद्द करने की कार्रवाई में अपना पक्ष दृढ़ता के साथ रखेगी। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केयर्स के सीईओ और प्रतिनिधियों के मामले को सुलझाने पर चर्चा के लिए भारत सरकार से संपर्क कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा, रचनात्मक चर्चा हुई है और सरकार देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है। वहीं केयर्स एनजी के प्रवक्ता ने कहा है, हमारी प्राथमिकता इस मामले को बंद करने के लिए भारत सरकार के साथ एक सहमत सौहार्दपूर्ण समझौता करना है और इसके लिए हमने फरवरी में ही प्रस्तावों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की है। हालांकि इस तरह के समझौते के अभाव में केयर्स एनजी को अपने अंतर्राष्ट्रीय शेयरधारकों के हित की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी होगी। केयर ने अपने भारत सरकार की उन संपत्तियों की पहचान करनी शुरू कर दी है जिन्हें भारत सरकार के हर्जाना न देने की सूरत में जब्त कर सके। इसके लिए एयर इंडिया की भारतीय मल्कियत वाली संपत्तियां भी शामिल की गई है। देखते हैं ये मामला है क्या। जनवरी 2014 में जब एनजी केन इंडिया लिमिटेड ने अपनी अंतिम हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही थी, तब भारत के आयकर विभाग ने रेस्पेक्टिव या पिछले वर्ष से टैक्स जांच शुरू करने का फैसला किया। नतीजतन केयर्स को सूचित किया गया कि उसके केयर इंडिया लिमिटेड में अपने शेष 10% शेयर बेचने से प्रतिबंध कर दिया गया है। आयकर विभाग ने बाद में इन 10% शेयरों के अधिकांश हिस्से को बेच दिया और आय और लाभांश भुगतान हासिल कर लिया। 2014 की इन घटनाओं के बाद केयर ने 2015 में यूके भारत द्विपक्षीय निवेश संघ के तहत कार्रवाई शुरू की। कंपनी का कहना था कि 2014 की घटनाओं के बाद कंपनी और उसके अंतर्राष्ट्रीय शेयरधारकों पर एक बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ा है। ऐसा माना गया है कि इस विवाद के कारण केयर्स को न केवल अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी, बल्कि बड़े निवेश स्थगित करने पड़े और अपने कर्मचारियों की संख्या भी भारी मात्रा में कम करनी पड़ी। 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद 22 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने केयर्स के पक्ष में एक सर्वसम्मत निर्णय दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पाया कि भारत सरकार की 2014 में शुरू की गई कार्रवाई यूके भारत द्विपक्षीय निवेश संधि का उल्लंघन कर रही थी। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने पिछले वर्ष के टैक्स संशोधन जारी किए, वे बेहद अनुचित थे और संधि के निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान के मानकों का उल्लंघन भी करते थे। अपने फैसले में न्यायाधिकरण ने कहा कि केयर्स के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई के एवज में उन्हें 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना ब्याज और लागत के साथ दिया जाए। अप्रैल 2021 तक केयर्स को भुगतान में दी जाने वाली राशि 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का सीधा मतलब यह है कि अगर भारत सरकार केयर्स का भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी को 160 से अधिक देशों में भारत के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा। कंपनी ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस और नीदरलैंड सहित कई अन्य देशों के न्यायालयों में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसलों को पंजीकृत करवाया है। इसका मतलब यह है कि इन सभी देशों में केयर्स भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने भारत सरकार के खिलाफ किसी निजी कंपनी के पक्ष में इस तरह का फैसला सुनाया है। पिछले साल ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने अपने सालों के टैक्स की मांग पर भारत के खिलाफ हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुकदमा जीता था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि भारत
कि कर विभाग का आचरण निष्पक्ष और न्याय संगत व्यवहार का उल्लंघन है। इस बात का संज्ञान लेते हुए कि वोडाफोन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पिछले सालों की टैक्स उगाही द्विपक्षीय निवेश संधि का उल्लंघन था, अदालत ने भारत को वोडाफोन से वसूली करने का आदेश दिया था। मौजूदा जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने इस मामले में हेग के स्थायी न्यायालय की सिंगापुर सीट के सामने फैसले को चुनौती दी है। लेकिन हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भारत सुरक्षित हाथों में है, जिसके चलते महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर की भी महंगाई बढ़ रही है, देश भर के लोगों की सारी सेविंग दिन ब दिन खत्म हो रही है। बाकी आप समझदार हैं, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।